नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य की विशालता हो या ट्रिपल पी पावर, प्राइड एंड प्रेस्टीज को दिखाने के लिए इतिहासकारों के द्वारा या दरबारी कवियों के द्वारा अपने साम्राज्य के इतिहास लिखवाने पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि इतिहासकार कौन थे, किस भाषा में मुगल काल का इतिहास लिखा गया और उनके लिखने का विषय क्या था। इन सभी बातों को आज के हम टॉपिक में क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं क्रॉनिकल्स कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर स्टडी द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। कहते हैं मुगल साम्राज्य व इतिहास जानकारी के ये प्रमुख स्रोत थे, जिससे हमें इस साम्राज्य की विशालता व अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। They were written in order to project a vision of enlightened kingdom। कहते हैं जो इतिहास लिखा गया वो और साथ ही साथ टू ऑल दोज हु केम अंडर इट्स अम्ब्रेला, जो भी इस साम्राज्य में थे उन सब को दिखाने व साम्राज्य की प्रभुता का बखान करने के लिए ये इतिहास लिखा गया। किस काल का? मुगल काल का। साथ ही साथ ये उन विरोधियों को भी अपनी बात कह रहे हैं कि जो भी इस साम्राज्य का आप विरोध करेंगे उनका असफल होना निश्चित है। ऐसा यहाँ के इतिहासों में हमको देखने को मिला। अभी तक तो हमने देखा साम्राज्य की प्रभुता दिखाने, साथ ही साथ एम्पायर और कोर्ट की जानकारी प्रदान करने, इसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है, पोस्टेरिटी को अपने साम्राज्य के दर्शन हो, इनके कोर्ट हो, अंपायर हो, इन सब की जानकारी प्रदान करने के लिए ये इतिहास का लेखन करवा रहे हैं। कौन? मुगल शासक। ये बातें हमें यहाँ पर क्लियर होती है। द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली कोर्टियस। कहते हैं जो मुगल इतिहास को लिखने वाले जितने भी व्यक्ति रहे हैं वो इनके दरबारी कवि ही हमें देखने को मिलते हैं। चाहे अबुल फजल हो या अब्दुल हमीद लाहौरी हो या वारिस हो, तो जितने भी व्यक्ति थे ये इनके मोस्टली दरबारी कवि ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर दरबारी कवि हैं तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि वो शासक पर ही केंद्रित होके इन सारे विवरणों को लिखेंगे, जिसमें देखने को मिलेगा द स्टोरीज दे रोट फोकस ऑन इवेंट्स लाइक दैट द फैमिली ऑफ द एम्परर, कोर्ट, नोबल्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मुगल दरबारी थे, जो लेखक थे इतिहास के, उन लोगों ने शासक को केंद्र में रखकर ही इतिहास लिखा, जिसमें उनके केंद्र बिंदु में शासक का परिवार हो, उसका दरबार हो, उसके नोबल्स मीन्स दरबारी हो, या किसी वॉर का दृश्य दिखाना हो, या उस शासक की वीरता का बखान करना हो। ये सारे ही मुख्य बिंदु थे। साथ ही साथ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की मजबूती दिखाना हो और उनके साम्राज्य व उनकी सीमाओं की मजबूती, इन सभी चीजों का बखान करना मेन उद्देश्य था यहाँ पर। किनका? दरबारी कवियों का। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये जानने को भी मिलेगा देयर टाइटल्स, उनकी जो उपाधियां थी उनसे हमें पता लगता है, सच एज द अकबरनामा। कहते हैं अकबर के साम्राज्य के बारे में, शाहजहांनामा मीन्स शाहजहां के काल में, आलमगीर नामा मीन्स औरंगजेब के बारे में। That is the story of Akbar, Shahjahan, Alamgir, a title the Mughal ruler औरंगजेब। कहते हैं आलमगीर को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब का जो आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, आगे थोड़ी लाइन और पढ़ लेते हैं, सजेस्ट दैट इन द आइज ऑफ देयर ऑथर्स द स्टोरी ऑफ द एम्परर एंड द कोर्ट्स एंड सिनोनिमसली विद दैट ऑफ द एम्परर। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जितने भी शासक थे, अकबर, शाहजहां और आलमगीर, जो भी टाइटल्स उनके लिखे जाते मीन्स इतिहास लिखा जाता,
चाहे उसके साम्राज्य के बारे में हो या दरबार का हो, तो उनका मेन देखने को मिलता है वो सारा का सारा इतिहास ही शासक का इतिहास हमें नजर आता है। अगर हम ऐसे क्रिटिक्स की नज़र से देखें तो ये सारा का सारा इतिहास था वो केवल शासक का इतिहास था। यहाँ पर कोई भी मध्यम वर्ग या कोई बाकी सोसाइटी हो, समाज के बारे में कोई भी विवरण नहीं है। ऐसी बातें ऐसा मत सोचिए कि मानसिंह सर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसकी नज़र से देख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये इस इतिहास की कमियां हैं, इनको वैसे भी देखें। जहां पर आम लोगों के बारे में कोई भी वर्णन नहीं करते हैं, कौन? दरबारी कवि। वो गांव में कहावत है जिसकी खाएगा उसी की गाएगा। तो ये दरबारी कवि थे, जिस शासक के दरबार में थे तो केवल उन्हीं को सेंटर में रखकर इतिहास का लेखन करते हमें नजर आते हैं, जिसे हम एज एग्जाम्पल के रूप में अकबरनामा हो, शाहजहांनामा हो या आलमगीरनामा हो, इन सभी में हम देख सकते हैं। ये बातें हमारी यहाँ से समझ में आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलकर देखते हैं कि अभी तक तो हमने देखा कि जो इतिहासकार स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर इतिहास का लेखन कर रहे हैं। अब भाई साहब भाषा कौन सी ले रहे हैं? अगर मैं थोड़े बैक में जाकर देखता हूं तो यहां पर भी उनका रेफरेंस आएगा बाबर का, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कहते हैं जब बाबर आता है तो अपनी मातृभाषा में वो अपनी जीवनी को लिखता है, जिसे बाबरनामा या तुझक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। IAS RS हर जगह पूछा है बच्चों, ध्यान रखना इस वर्ड्स का। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। और किस लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज में। चलते हैं, अब जानते हैं। द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। कहते हैं जितना भी मुगल काल का इतिहास लिखा गया वो केवल और केवल बाबर को छोड़कर वो 99% मोस्टली रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। कहते हैं फारसी भाषा में ही वो लिखा गया, और जितने भी पहले भी लिखे गए थे उनको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें आप महाभारत हो जिसे रज्जमनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया, और रामायण हो पंचतंत्र की कलीला दमीना के नाम से जो भी ट्रांसलेट किया गया। ये सारे नाम बहुत अच्छे से याद रखना, हर जगह कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड को सुनना, कंपटीशन के साथ CBSE भी डायरेक्ट पूछेगा। महाभारत को किस नाम से ट्रांसलेट किया गया? तो रज्जमनामा। पंचतंत्र को कलीला दमीना के नाम से। सो ये वर्ड्स बहुत ज्यादा फैक्ट हैं डायरेक्ट कंपटीशन के हिसाब से भी, तो अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं कि यहाँ भाषा ये यूज की गई थी, क्या इससे पहले भी थी? तो देखने को मिलता है अगर दिल्ली के सल्तनत पीरियड की बात करें तो यहाँ पर हमें नॉर्थ इंडिया में हिंदी भी लैंग्वेज दिखाई देती है। तो ये कोर्ट की भी भाषा रही होती है, और जितने भी लेखक थे वो भी लिखते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि इसके अलावा भी जैसे ही पर्शियन लोग आते हैं वो अन्य क्षेत्रों में अन्य भाषाओं के साथ साथ बाकी भाषाएं फलती फूलती हमें दिखाई देती है। साथ ही देखेंगे एज द मुगल वर चगताई तुर्क्स बाय द ओरिजिन। अब ये मानसिंह, ये क्या आ गया मानसिंह सर? चगताई कौन थे? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मंगोल शासक जो चंगेज खां थे उन्हीं के बेटे के इन्होंने इस क्षेत्र को जीता था। इस वजह से इस क्षेत्र विशेष जहाँ से मुगल आए थे उसको चगताई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से वहाँ के लोगों को चगताई तुर्क के नाम से जाना गया। तो देखने को मिलेगा तुर्किश वॉज देयर मदर टंग। अब चगताई है वहाँ क्षेत्र का नाम और वो तुर्क है, इस वजह से यहाँ पर जो लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग कौन सी है इन लोगों की? तुर्किश। जैसे हिंदुस्तान में हम हिंदू हैं तो हमारी भाषा कौन सी हुई? हिंदी हुई। तो इसी आधार पे जो तुर्किश लोग थे उनकी जो भाषा है, मदर टंग है, वो कौन सी है? तुर्किश। तो तुर्किस्तान के लोगों की। ओके, तो ये वाली बात हमें देखने को मिलती है, जिसे हमें बाबर की आत्मकथा मीन्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर जो तुझके बाबरी या बाबरनामा में देखने को मिलती है। वो अपने साम्राज्य या अपने जीवन के बारे में अपनी मदर टंग तुर्किश में लिखता है। द फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोइट्री एंड हिज मेमोरीज इन दिस लैंग्वेज। यहाँ पर अभी हमने बताया कि वो अपनी मदर टंग में ही अपनी आत्मकथा लिखता है। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं अकबर और
पर्शियन लैंग्वेज, ये वाली बात देखने को मिलती है। इट वॉज अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। कहते हैं यहाँ पर अभी तक तो देखने को मिलता है कि बाबर आया, आके साम्राज्य को सेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम घर से बाहर से आते हैं, ट्रैवलिंग करते आते हैं, तो उस जैसे रात को शाम को आए, आके हारे थके जाके सामान को डाल के सो जाते हैं, तो वैसे ही था। अभी तक बाबर आया था और उसने साम्राज्य को जीतना स्टार्ट किया था, और इसके बाद भी कहते हैं इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हुमायूं फिर वापस आता है, आकर फिर जीत लेता है भारत को। तो उसके बाद जो इनके बेटे अकबर हुए, उन लोगों इनके द्वारा अब साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। तो अब इन्होंने अपने दरबार और सीमाओं की मजबूती पर ध्यान देना और इतिहास लिखाने पर फोकस किया। जब इतिहास की बात आएगी तो तुरंत लैंग्वेज आएगी। तो अब इस वजह से ये अपने दरबार की जो भाषा के रूप में पर्शियन लैंग्वेज को चुनते थे। अब ऐसा क्यों था मानसिंह सर, कि क्यों इन्होंने ना हिंदी चुनी ना तुर्किश चुनी, जो इनकी मदर टंग थी उसको क्यों नहीं चुनी? तो इसका भी हो सकता है जैसे हम किसी के सानिध्य प्राप्त करना हो, इनका संबंध अभी देखने को मिलता है। अभी बीच में 40 में शेरशाह सूरी से पराजित होकर इनके पिता हुमायूं ईरान चले गए थे। तो ईरान से संबंध होने की वजह से हो सकता है उसको मजबूती और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए ये पर्शियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। चलिए चलते हैं और एनसीईआरटी की लाइंस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स with Iran as well as the regular stream Iranian and Central Asian migrate seeking the position at the Mughal court might have motivated the emperor to adopt the language। कहते हैं चाहे सांस्कृतिक संबंध हो या इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट मींस बौद्धिक, जैसा हुमायूं को सहायता प्रदान की किसने? ईरानी शासक ने, सफाविद शासकों के द्वारा। तो वो संबंध हो चाहे ईरानियों का मुगल दरबार में दरबारी के रूप में या सेंट्रल एशिया के जो लोग आए दरबार में पोजीशन प्राप्त किए, उनसे संबंध या उनके प्रभाव में आकर अकबर पर्शियन लैंग्वेज को अपने दरबार की भाषा के रूप में चुनता है। ये बात कौन सी भाषा को? पर्शियन। दोबारा देख लो, अकबर इन सब से कहते हैं कि सबसे भाषा अच्छी लगी, उसके पीछे रीजन था द कल्चरल हो या इंटेलेक्चुअल हो या ईरानियन के साथ अपने संबंध को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए ये भाषा के रूप में पर्शियन को चूज करता है और संबंधों को बनाए रखने पे बल देता है। इस वजह से आगे चलकर देखते हैं। पर्शियन वॉज एलिवेटेड टू लैंग्वेज ऑफ एम्पायर। जब भाषा चुन ली जाएगी तो कन्फर्मिंग पावर एंड प्रेस्टीज, और साथ ही साथ जब इस भाषा के जरिए अपने साम्राज्य के वैभव और ताकत को दिखाने लगेंगे तो वहां दिखने को मिलेगा ये अपने दरबार में उन लोगों पर फोकस ज्यादा करेंगे या उनको वेटेज ज्यादा देने लगेंगे जो इस भाषा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये वाली बातें यहां पर अभी हमने देखी कि अकबर पर्शियन को क्यों अपने दरबार की भाषा बनाता है, तो यहां पर हमने देख ली। साथ ही देखने को मिलेगा कि इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, और जब दरबार की भाषा बनेगी तो शासक भी इसे बोलेगा, साथ ही साथ रॉयल हाउस होल्ड्स एंड द एलिट एट द कोर्ट। अभी तक ये वैसे ही है जैसे अंग्रेज मींस ब्रिटिश पीरियड टाइम में अंग्रेजी बोलना, तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, उन्हीं के बीच लग्गू राजा महाराजा या उन्हीं के चमचे जितने भी लोग थे वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उनको अपने आप में प्राइड मींस मतलब गर्व हो रहा था बोलने में। तो हो सकता है संबंधों की वजह से और अपने आप को राजसी वैभव या रॉयल्टी दिखाने के लिए जो शासक हैं उसके परिवार के सदस्य हो या कौन एलिट क्लास मींस अपर क्लास, इसकी मुगल दरबार की वो पर्शियन भाषा को यूज कर रही हैं। फर्दर इट बिकम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसी के साथ साथ देखने को मिलेगा कि ये दरबार की भाषा भी बन जाएगी और इसको आगे चलकर चाहे अकाउंटेंट हो या क्लर्क हो या अदर फंक्शनरीज ऑल्सो लर्न इट। कहते हैं
कि जब नेतृत्व इस चीज को अडॉप्ट करने लगता है तो उसके जो फॉलोवर्स ही नेतृत्व की में हां मिलाने लगते हैं। सो इस प्रकार जैसे राजा जिस भाषा को बोलेगा तो उसको दरबारी हो चाहे क्लर्क हो, उस सभी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे और राजा का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ये बातें हमें देखने को मिलती है। अब आगे चलकर देखते हैं, इवन व्हेन पर्शियन वाज नॉट डायरेक्टली यूज, कहते हैं जहां पर पर्शियन डायरेक्टली यूज नहीं की जाती थी तो वहां पर क्या होता था, इट्स वोकैबुलरी इडियम्स हैवीली इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड राजस्थानी, मराठी एंड इवन तमिल्स। कहते हैं जहां पर डायरेक्ट ये पर्शियन बोली नहीं जाती थी तो इसकी जो शब्दावली हो या इसके जो मुहावरे हो चाहे राजस्थानी भाषा में भी यूज होने लगे, मराठी में भी यूज होने लगे और इवन साउथ वाले क्षेत्रों में भी पर्शियन की वोकैबुलरीज यूज होने लगी। आज अगर हम चल के देखते हैं तो हिंदी में तत्सम और तद्भव जो शब्द आपको दिखाई देते हैं या देखने को मिलते हैं वो विदेशी शब्द ही हैं जो हमारी भाषा में मिक्स हो गए हैं। आपको देखने को मिलेगा हिंदवी और पर्शियन के मिक्स से एक नई भाषा निकल कर आएगी जिसे हम उर्दू के नाम से जानेंगे, जो अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे जो पर्शियन है भारतीय भाषाओं में मिक्स होने लगी है। ये वाली बातें यहां से हमें नजर आने लगती है। सिंस द पीपल्स यूजिंग पर्शियन इन द 16th and 17th century came from many different regions, subcontinents spoken other Indian language, Persian to become Indianized by absorbing local idioms। अब क्या हुआ, अब जैसे हम गांव में जाते हैं तो देखने को मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना, तू कौन सा वो लाड साहब है, गांव में कहा होता है ना, लाड साहब तू है क्या, तो तू हमसे दादागिरी लगा रहा है। तो वो ओरिजिनल वर्ड कुछ अलग था। लॉर्ड जो उच्च या कुलीन वर्ग थे इंग्लैंड के, उनके लिए वर्ड यूज था लॉर्ड। अब वो आते आते जनरल भाषा में लार्ड साहब, ये इस भाषा का अपभ्रंश हो जाता है। तो वैसे ही पर्शियन लैंग्वेज भी आम होने लगती है और उसका भी भारतीयकरण होने लगता है। कहां, भारत के अंदर। जब बोलते बोलते वो हमारी मदर टंग होने लगती है, उसको भी हम जनरलाइज कर देंगे। तो यहां पर भी क्योंकि उसका प्रभाव क्यों होने लगा, क्योंकि शासक और शासक के जितने भी फॉलोवर्स हैं, दरबारी है, क्लर्क है, अब नीचे नीचे जैसे जैसे अगर शासक किसी भाषा या धर्म को प्रमोट करता है तो वो धीरे धीरे चलकर आम जन में भी उसका प्रचार और प्रसार देखने को मिलता है। वैसे ही धीरे धीरे अब पर्शियन लैंग्वेज का क्या हो गया है, भारतीयकरण हो जाता है। आगे, ए न्यू लैंग्वेज, अभी मैंने बोला कि हिंदवी और पर्शियन के मिक्स से एक नई भाषा निकल कर आती है। ये हिंदवी और पर्शियन के मिक्स से एक नई भाषा निकल कर आती है जिसे हमने नाम दिया उर्दू। क्या नाम दिया, उर्दू। बहुत अच्छे से ध्यान ली, जो भी हमने बताया। कहते हैं कि जैसे ही इसका भारतीयकरण होगा तो उससे मिक्स होने के बाद, हिंदी और पर्शियन के मिक्स होने के बाद एक नई भाषा निकल कर आएगी जिसे उर्दू के नाम से हम जानते हैं, जो मोस्टली आप देखेंगे कश्मीर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और आम जन की भाषा है ये वर्तमान समय में भी। आगे देखते हैं, मुगल क्रॉनिकल्स सच एज द अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन, अदर लाइक द बाबर्स मेमोरीज were translated from the Turkish into the Persian। बाबरनामा, अभी हमने देखने को मिला कि अकबर के जीवन और उसके दरबार का जो पूरा विवरण लिखने वाले अबुल फजल, अब जानते तो बहुत सारी भाषा हैं वो, टर्किश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं और बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, लेकिन दरबारी विवरण वो पर्शियन में लिख रहे हैं, मिस फारसी में लिख रहे हैं। और देखने को मिलता है कि जो पहले बुक्स अदर लैंग्वेज में लिखी गई उनका ट्रांसलेशन भी किस में हो रहा है, पर्शियन में होने लगता है। आगे चलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट सच एज द महाभारत एंड द रामायणा इनटू द पर्शियन। कहते हैं अभी महाभारत का यहां पर देखने को मिलेगा कि रज्जबनामा के अंदर। ओके, आगे रामायण का वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर। कहते हैं जो शासकीय आदेश के आधार पर जितने भी जो इंडियन टेक्स्ट थी, चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स हो, उन सब का भी भारतीय भाषाओं से
पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होने लगता है। ये चीज हमें यहाँ पर दिखेगी, जिसमें यहाँ देखिए कि महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू रजबनामा। ठीक है, ये वाला अच्छे से देखना, IAS RS में फ्रीक्वेंटली पूछा है। अब एक और बात बता दूं क्या, सुन लीजिए, इसका ट्रांसलेशन करता कौन था पता है आप लोगों को? ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे, हाँ, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया, जिसे हम दारा सिखो के नाम से जानते हैं, दारा सिखो। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पर चलकर देखते हैं तो द बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दैट इज दे वर हैंड रिटन। कहते हैं मुगल काल में जितनी भी बुक्स लिखी जाती थी वो सारी की सारी हैंड रिटन बुक्स होती थी। मानसिंह जी, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है कि जो सारी की सारी बुक्स थी वो हैंड रिटन होती थी। आज की तरह ना तो टाइप्ड होती थी ना प्रिंटेड होती थी, मीन्स हाथ से लिखी हुई बुक्स, ये सारी बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाती थी। अगर प्राचीन काल में जाकर देखते हैं तो ये सब जितने भी लेखन का जो काम होता था वो किस पर, ताड़पत्र, कॉपर प्लेट्स, इन सब पे हुआ करता था। लेकिन मुगल पीरियड तक आते आते अब तक कागज आ चुका था। सबसे पहले देखने को मिलेगा, मानसिंह जी हमको ये बताइए कि सबसे पहले कागज आया कहाँ? तो देखने को मिलता है सबसे पहले जो कागज का आविष्कार हुआ था वो चाइना से हुआ था। 10th NCERT में आप देख सकते हैं इसको। अब चलते हैं, दैट इज दे वर हैंड रिटन, जो अभी हमने बताया कि ये जितनी भी बुक्स थी वो हैंड रिटन थी, इस वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। द सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज द इंपीरियल किताब खाना। ये किताब खाना क्या होता है? थोड़ा सा किस्सा बताना चाहूँगा कि बच्चों, जब मैं एक बार RS की एग्ज़ाम दे रहा था तो पेपर जैसे ही खोला तो मुझे मिली थी, या मुगल पीरियड के अंदर जो बुक्स वगैरह लिखी जाती थी उस स्थान को क्या कहते थे, वहाँ पर अलग अलग वर्ड देखने को मिला। उसी में एक किताब खाना था। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये किताब खाना था क्या था? अभी तक तो हमने सुना रोटी खाना, सब्जी खाना, ये किताब खाना भी होता है क्या? फिर हमने आँख मीच कर माता दी की बोले, बाकी ऑप्शन तो हमने देखा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हो सकता है यही हो, इसी पे टिक कर दिया और गॉड ग्रेस ये ठीक भी हो गया। जब हमने आकर देखा NCERT में तो हमें यही लगा। कहते हैं मुगल पीरियड में जो मुगल शासकों के द्वारा जितना भी इतिहास लेखन करवाया गया वो एक स्थान विशेष पर करवाया गया, जिसमें वहाँ पर जितने भी बुक बाइंडर हो, पेज तैयार करने वाले हो, पेंटर हो या उनकी कॉपी तैयार करने वालों, इन सभी लोगों का वहाँ पर जमघट लगता था। मीन्स ये वहाँ पर रहकर इस किताब खाने में बुक्स को तैयार करते थे। ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मजाक में ही बोला है लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके NCERT हो या कंपटीशन बेस हो, हर जगह पूछा जाएगा किताब खाना क्या होता था। तो आप मेरी तरह कंफ्यूज मत होना कि रोटी खाना, सब्जी खाना, ठीक है? ओके, ऑल दोज द किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ लाइब्रेरी। कहते हैं इस किताब खाने को पुस्तकालय के रूप में भी ट्रांसलेट किया गया, मतलब देखने को मिलता है। इट वॉज अ स्क्रिप्टोरियम दैट इज अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज कैप्ट एंड न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड। कहते हैं ये वो स्थान था जहां पर शासक की जो पुरानी बुक्स होती थी उनको रखा जाता था, साथ ही साथ नई बुक्स भी यहाँ पर तैयार की जाती थी। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? किताब खाना के नाम से हम जानते हैं। आगे चलकर देखते हैं, द क्रिएशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ द पीपल्स परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। कहते हैं किताब खाना मीन्स किताब खाने के अंतर्गत एक या दो व्यक्ति काम नहीं करते थे, यहाँ पर परफॉर्मिंग करने के लिए वैरायटी ऑफ द टास्क, बहुत सारे काम थे। इस वजह से अ नंबर ऑफ द पीपल्स वर वर्किंग देयर इन किताब खाना। कहते हैं यहाँ पर अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने वाले अलग अलग लोग रहा करते थे, जो यहाँ पर अलग अलग काम किया करते थे, जिसे हम इस लिस्ट के थ्रू देखेंगे। देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ होगा पेपर मेकर, जो सबसे पहले पेपर को
तैयार करता था लिखने के लिए। साथ में देखेंगे स्क्राइब्स कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी को कैसे, जैसे स्टाइलिक वर्ड कोई भी आप देखें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे इसमें एस, मुझे स्टाइलिक ऐसे लिखना हो तो इसको कहते हैं कैलियोग्राफी, मीन्स स्टाइलिस्ट वर्ड। सो इस वर्ड को मैं बहुत सी बार भूल जाता था, तो कैसे याद करता था बच्चों वो आपको बता देता हूँ। कॉल के आई लगाओ और ग्राफ के वाई लगाओ और ये हो गया कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी मीन्स स्टाइलिक वर्ड, स्टाइलिश वर्ड होता है इसकी तरह। सो ऐसे तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है। कॉपी द टेक्स्ट गिल्डर्स टू एलिमिनेटेड द पेजेस। सो ये काम यहां पर किया जाता था। तो ये वाली बात आपको यहां पर नजर आएगी। अभी तक देखेंगे, फिर दूसरा दिखाई देगा पेंटर टू इलस्ट्रेट सीन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ तो पेपर बनाने वाले हो गए, कैलिग्राफर्स हो गए, साथ में पेंटर्स। सर पेंटर का क्या रोल होता था? कहते हैं चाहे अकबरनामा हो, बादशाहनामा, अकबरनामा हो, जिसे हम आगे देखेंगे, बादशाहनामा हो या आलमगीरनामा हो या कोई और अदर रिलेवेंट बुक हो, जितनी भी बुक्स इस टाइम फ्रेम में लिखी गई थी, इस फ्रेमवर्क में लिखी गई थी, उन सभी बुक्स में लिखने के साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाई जाती थी, जिसमें दरबारी विवरण हो, किसी युद्ध का दृश्य हो या कोई और सीन दिखाना हो, तो वो सारा का सारा इनमें जो जितने भी पेंटर्स थे, जिसमें अब्दुल इस्मत हो, बसावन हो, दासवन हो, मंसूर हो, दौलत हो, इन सभी के द्वारा यहाँ पर अकबर, इससे पहले जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के काल में देखने को मिलता है कि ये चित्रकार अपनी चित्रकला से शासक को प्रभावित करते थे, जिसकी शुरुआत हम बाबर से ही देखने को मिलती है। और स्पेशली अकबर सबसे ज्यादा प्रभावित था चित्रकला से। सो ये वाली बात देखने को मिलती है। कहते हैं कि ईश्वर के बाद जो द्वितीय कोई व्यक्ति, मीन सेकंड जो व्यक्ति है, जो हूबहू ऐसी पिक्चर बना सकता है या ईश्वरीय, जिसको ईश्वरीय आशीर्वाद या शक्ति प्राप्त है, वो चित्रकार है। ऐसी बुरी बुरी या बहुत अच्छी प्रशंसा अकबर चित्रकार के लिए करता है। साथ ही साथ अबुल फजल भी कुछ ऐसे ही शब्दों से चित्रकारों को नवाजता है। ये वाली बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। आगे चलते हैं बुक बाइंडर्स। जब ये सब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे बुक बाइंडर्स भी अपना काम करेंगे और बुक को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तैयार करने का प्रयास करेंगे। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट। अब साथ में देखने को मिलेगा कि अब एक बुक तैयार होने के बाद इनकी कॉपीज तैयार की जाती थी, जिसमें जो अच्छे अच्छे जो राइटर्स हुआ करते थे वो इनकी कॉपी तैयार करने का काम किया करते थे। कहां पर? किताब खाना के अंतर्गत। अब चलकर देखते हैं द exemplified द पावर ऑफ इट्स पैट्रोन द मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच एज अ ब्यूटी इनटू बीइंग्स। कहते हैं इन्हीं टैक्स के द्वारा शासक अपने मतलब दरबार और साम्राज्य की वैभव और प्रेस्टीज पावर को दिखाने का प्रयास करता था। कहते हैं इतिहास में, कहते हैं जो भी धर्म थे उन्हें अहले किताब तक कहा गया कि उनके पास, उस धर्म के लोगों के पास अपनी किताब है। मीन्स मिडवल पीरियड में किताब होना अपने आप में अमीरी का प्रतीक था। बहुत, आज आप बिग में लिया फिरते हैं, रद्दी में बेच देते हैं। उस समय अगर कहते हैं कि जैसे आज आप करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर हो, वैसे उस समय जो बुक्स रखने वाले ऐसे अमीर लोग हुआ करते जिनके पास बुक होती थी। आज आपके बस्ते में वैसे रखी रहती है ना। सोचिए आप मिलियनर, बिलियनर है, उस नॉलेज से, उस वैल्यू, पैसे से मत समझिए, उस बुक का नॉलेज गेन कीजिए, वो आपको पक्का मिलियनर और बिलियनर बना देगी। फील कीजिए इस शब्दों को। At the same time, some of the peoples involved in the actual production of the manuscript also got recognized in the form of the titles and award. कहते हैं जितने भी लोग किताब खाना के अंदर काम करते थे, जिसमें चित्रकार हो, राइटर्स हों और भी जो अलग अलग लोग थे, लेखक थे, दरबारी थे, कोर्ट पोइट्स हों, उन सबको बड़े बड़े टाइटल्स और अवार्ड से नवाजा जाता था। जिसमें आप देखें बसावन हो या अब्दुल इस्मत को सीरी
कलम के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं। वो इतना विद्वान था, पेंटर था, जो एक चावल के दाने में पूरे चौगान स्टेडियम का दृश्य अंकित कर देता था। इस वजह से शासक उसे सिरी कलम की उपाधि देता है। तो इस प्रकार के टाइटल्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। और these calligraphers painters held a high social standing while others such as the paper makers and bookbinders have remained anonymously artisans। कहते हैं इसमें कुछ बहुत अच्छे होते थे, जिसमें अभी हमने नाम लिया, पेंटर्स हो, कैलीग्राफर हो, इनको तो बड़े बड़े टाइटल्स, अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। वो केवल इतिहास के पन्नों में दबकर ही रह जाते हैं, जिसमें आपने पेपर मेकर्स हो, बुक बाइंडर्स के नाम हमें नजर आते हैं। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वाज कंसिडर्ड ए स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो जितने अच्छे लेखक थे, जो कैलीग्राफी स्टाइलिक वर्ड लिखते थे, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर कपिल शर्मा की कॉमेडी की बात करें तो घिसड़ पिसड़ लिखने वाले को वो तुरंत कहता तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि डॉक्टर तो नहीं, लेकिन जो अच्छे लिखने वाले को यहाँ शासकों की नज़र में विद्वान समझा जाता था। ये वाली बात, इट वॉज द प्रैक्टिसाइज यूजिंग द डिफरेंट स्टाइल्स। और कहते हैं जो जितने भी लेखक थे वो अलग अलग स्टाइल, जैसे आप देखते हो बोल्ड स्टाइल हो, हॉरिजेंटल हो, रोमन स्टाइल हो, अलग अलग स्टाइल्स में वर्ड्स लिखते हैं कैलीग्राफी में। वैसे ही यहाँ पर जितने भी जो कैलीग्राफर्स थे अलग अलग स्टाइल्स में लिखने का प्रयास करते थे। जो यहाँ पर देखते हैं अकबर्स फेवरेट, जिसमें से अकबर की जो सबसे पसंदीदा स्टाइल थी वो थी नस्तलिक। अब नस्तलिक क्या होता है मानसिंह जी? फ्लूइड स्टाइल विद द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। कहते हैं जैसे आपने कोई लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है, वैसे फ्लूइड स्टाइल विद द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, इस स्टाइल को यहाँ पर नाम दिया नस्तलिक। इसमें लिखी जाती थी जितनी भी बुक्स को, इस स्टाइल को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे अकबर। सो ये वाली बात देखते हैं। इट इज़ अ हैंड रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिमिड रेड विद अ टिप ऑफ 5 to 10 mm कोल्ड कलम डिप्ड इनटू कार्बन इनटू इंक्स। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक ऐसा सरकंडे टाइप होता था, जिसमें क्या होता था कि यहाँ से जैसे ये एक निब होती थी नीचे, जो ऐसे तैयार करके निब तैयार की जाती थी, उसमें बीच में छेद किया जाता था और उसको स्याही मीन्स इंक में डुबोकर लॉन्ग स्ट्रोक्स के रूप में लिखा जाता था। तो ये काम यहाँ पर कैलियोग्राफर्स करते थे और उसी के अंतर्गत देखने को मिलता है जो अलग अलग स्टाइल्स में लिखते थे। उसमें जो अलग अलग स्टाइल्स में से एक प्रमुख स्टाइल थी जिसे नस्तलिक के नाम से जाना जाता है और वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी अकबर की। सो ये वाली बात हमें देखने को मिली। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमको देखने को मिला कि जो जितने भी लोग थे किताब खाना में काम कर रहे थे, अकबर के या मुगल साम्राज्य के दरबार का विवरण लिख रहे थे, वो उसमें से अलग अलग लोगों की अलग अलग टास्क होती थी और बखूबी वो बहुत अच्छे से उनको करते थे। जिसमें अकबर नामा या बाबर नामा या इससे बाद की जितनी भी बुक हो, बादशाह नामा हो, आलमगीर नामा हो, ये आज हमें देखने को मिलती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत हमें देखने को मिलती है। आज हम जितनी बारीकी से एक पेपर को प्रिंट मार देते हैं, उसमें सोचो, इमेजिन करो अगर कोई व्यक्ति हाथ से उसको पेंट करता है और उसकी कल्पना शक्ति और उसको हूबहू लिखना उस समय आज से 500 साल पहले कितना डिफिकल्ट रहा होगा। इसको इमेजिन कीजिए और इन बुक्स के इम्पोर्टेंस को समझिए और इसमें क्या लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, इस पूरे वृत्तांत को अपनी काल्पनिक दुनिया से सोचिए और लिखिए। और बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, इस पर ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हमारे वही अंतिम शब्द कहते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।